गुड इवनिंग ऑल द व्यूअर्स। आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत है। और आप लोगों का बहुत फ़ोन भी आ गया है और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ गया है, क्योंकि काफ़ी विलम्ब हो गया। आप लोग बहुत लोग तो बराबर हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, नया वीडियो या लेक्चर का इंतज़ार करते रहते हैं। व्यस्तता के कारण, समय अभाव के कारण कोई नया वीडियो नहीं बन सका, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते गए। उन प्रश्नों का उत्तर मेरे लिए संभव नहीं हुआ देना, समय अभाव के कारण। तो आज बहुत मुश्किल से समय निकाल करके आपको हम सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, जो काफ़ी पुराना भी है और कुछ नया भी है, सब मिला जुला है। जो हमको सुविधाजनक मिला, कुछ प्रश्न का तो उत्तर हमने व्हाट्सएप से प्रिंट आउट निकाल लिया है, प्रश्न को ही निकाल लिया है। कुछ लोग का एड्रेस पता नहीं है, किन्हीं का नाम नहीं दिया हुआ है, इस तरह से दिक्कत हो रहा है। फिर भी आज सबसे पहले हम एक पहला प्रश्न लेते हैं। मोहम्मद तुराब अंसारी दुबई से व्हाट्सएप कॉल करते हैं बराबर, और व्हाट्सएप पर एक उन्होंने खतियान का फ़ोटो कॉपी भेजा है। उनकी परेशानी क्या है कि उनकी जो ज़मीन है जिसमें उन्होंने घर बनाया है, उन्होंने किसी से ख़रीदा है, और ये ज़मीन खतियान में लिखा हुआ है गैर मजरूआ ठेकेदार। खतियान में हमने देखा एंट्री, तो ऊपर में ज़मींदार का नाम लिखा हुआ है, उसका दरमियानी हकदार का भी नाम लिखा हुआ है। और ये बहुत बड़ा प्लॉट है, 9 एकड़ 14 डिसमिल का प्लॉट है, और इसमें बहुत सारे लोग मकान बनाए हुए हैं। और लगभग जैसा कि फ़ोन पर बात हुई, 1 एकड़ में या 1 बीघा में कोई बगीचा लगाए हुए हैं। तो इन्होंने रजिस्टर्ड डीड से ख़रीदा है, केवाला से, रजिस्ट्री केवाला से खरीदा है। और इनको जिन्होंने बेचा उन्होंने भी केवाला से खरीदा था, और उसके पहले भी और भी 3-4 केवाला हो चुका है उस ज़मीन का, और बहुत सारे लोग उसमें मकान बना के रह रहे हैं। तो रैयत के कॉलम में लिखा हुआ है गैर मजरूआ ठेकेदार, इसी का वो माने समझना चाहते थे और जानना चाहते थे उनको आगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर गैर मजरूआ ठेकेदार लिखा हुआ है रैयत के कॉलम में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़मींदार ने वो ज़मीन को ठीका पट्टा बंदोबस्ती द्वारा किसी को बंदोबस्त कर दिया था। तो जिस व्यक्ति को बंदोबस्त कर दिया वो रैयत हो गया। और अगर ज़मींदार ने ही ज़मींदारी को बंदोबस्त कर दिया किसी आदमी के यहाँ, तो ठेकेदार अगर हो गया तो ज़मींदार के कॉलम में आएगा। तो ऊपर में खेवट नंबर दिया हुआ है, खेवट नंबर से ज़मींदार का नाम पता चलेगा। तो ये देखना होगा शुरू जिसने बंदोबस्ती लिया वो व्यक्ति कौन था जो ज़मींदार से बंदोबस्ती लिया, और उसने फिर किसको बेचा और बाद में किसको बेचा। अगर लगातार सेल डीड होते रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सभी लोगों का रसीद अगर कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। और तुराब अली ने भी कहा कि उनका भी रसीद कट रहा है। अगर रसीद कट रहा है तो ठीक है, अगर रसीद नहीं कट रहा है, उनके विक्रेता का रसीद कट रहा है, तो उसी आधार पर उनका बेचने वाला जो था उसका रसीद में जो भी बाकी बकाया हो, अभी विलम्ब हो गया है जैसा कि उन्होंने बताया, तो विलम्ब से पुराना रसीद खोज करके उसके नाम से या कर्मचारी से पता करके कि कब तक के उसका पेमेंट है। मान लीजिए 4 साल 5 साल 8 साल पहले तक उसका पेमेंट है मालूम जाए, तो 5 साल का जितना बकाया है वो बकाया के साथ मार्फती रसीद आप कटा करके और अपना नाम चढ़ाने के लिए दाखिल खारिज करा लीजिए। करा लेने से फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दाखिल खारिज में कोई प्रॉब्लम होगा, दिक्कत करेगा गैर मजरूआ की वजह से, तब उसका फिर अपील में जाइएगा। अपील में जाइएगा, डीसीएलआर के यहाँ जाइएगा, डीसीएलआर नहीं करेगा तो कलेक्टर के यहाँ जाइए। यही तरीका है, इसी तरह से होगा। अगर आपको अभी कोई सीओ से या किसी सरकारी विभाग से कोई नोटिस आता है, आपको बेदखल करने के लिए कोई कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आपको टाइटल सूट में जाना होगा, और टाइटल सूट के लिए आपका कब्जा ही आधार है। तो आप क्या करते हैं, कब्जा का प्रमाण जुटा करके रखिए। मकान बनाए हुए हैं तो उसमें रहते हैं तो कब्जा में रहिए। इसलिए जैसी स्थिति है खतियान देखने से और आपने जो बताया उसके अनुसार आपका चीज़ सही है, आपका रईती ज़मीन माना जाएगा। लेकिन अगर कोई विवाद होगा तो कोर्ट में उसको सही तरीके से साबित करना पड़ेगा। साबित करने के लिए आपको सिविल के वकील के पास जाना होगा, और जो भी आपके पास सेल डीड है, रजिस्ट्री का कागज़ है, वो दिखाइएगा। आप जिससे खरीदे हैं वो व्यक्ति किससे खरीदा था तो पुराना सेल डीड लीजिएगा।
अगर उसके पहले का भी 2 सेल डीड है तो दोनों सेल डीड, तीनों सेल डीड का नकल निकाल के वकील को दिखाएगा तो उससे सारा क्लियर हो जाएगा। जैसा आपने बताया उसके हिसाब से आपको घबराने की बात नहीं है, वो सब ठीक है। तुरावली आप निश्चिंत रहिए, और अगर आपको कोई विवाद करता है, कुछ करता है, जवाब बनाने की ज़रूरत है तो अपने वकील से जाके मिलिए और उसके पहले आप नकल निकाल लीजिए सेल डीड का, ले करके जाइए और खतियान का नकल लेके जाइए, और पूरे ज़मीन का एक नक्शा बना लीजिए, रफ नक्शा 9 एकड़ का, और उसमें कितना टुकड़ा टुकड़ा है और कौन टुकड़ा पर किसका कब्जा है वो नक्शा में दिखा दीजिए। किसी अमीन से भी बना सकते हैं, अपने भी खड़ा होकर के बना सकते हैं, नहीं तो अपना ज़मीन का ही एक चौकोर नक्शा बना करके और कहाँ क्या बना हुआ है दिखा सकते हैं। तो ये सब किसी वकील के राय की मदद से आप कर सकते हैं। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है। आप बार बार प्रश्न करते हैं, बार बार प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं। जब वैसी स्थिति होगी तब आकर के आप कागज़ ले करके स्थानीय वकील से वहाँ मिलिए। जहाँ तक हमको याद है आपका घर गोपालगंज या चंपारण जिला में कहीं पर है, तो वहाँ के वकील, सिविल के वकील से मिलिएगा। अगर वहाँ दिक्कत होगा, अगर नहीं कोई समझा सके, तब वहाँ फिर मेरे पास आइएगा तो आपका काम यहाँ हो जाएगा। बहुत पुराना प्रश्न है, अब बार बार इनका व्हाट्सएप पर आते रहता है। मंजय महतो, झारखंड, रांची से, इनका लंबा चौड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न हम पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है, सर CS खतियान में बकास कुंवर भगत है। नहीं, ये इनका प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है दूसरे व्यक्ति का। मंजय महतो का प्रश्न दूसरा है। मंजय महतो लिखते हैं, सर मैं मंजू महतो रांची झारखंड से हूँ। इनका प्रश्न है, कुल जमीन 18 एकड़ 52 डिसमिल है, जो कि 1955-56 में बिहार सरकार के द्वारा रेंट रोल फॉर्म M जमींदार को दिया। उससे पहले जमींदार ने 1940 ईस्वी में 1 एकड़ 97 डिसमिल अपनी बेटी को इकरारनामा रजिस्ट्री से दिया था। ठीक है, तो इकरारनामा दिया था तो उसका बेटी का पक्का हो गया, और बाद में बेटी ने लगान निर्धारण कराया कि नहीं कराया ये देखना है। लेकिन जब रेंट रोल बन गया जमींदार के नाम से 18 एकड़ 52 डिसमिल का, तो वो जमींदार जो है उसका रैयत हो गया और वो पक्का जमीन उसका हो गया। और बाद में लगान उसने दिया सरकार को, रसीद भी कट गया, उसका पंजी दू बन गया तो और पक्का हो गया, जो कि आज तक पंजी दू में दर्ज नहीं हुआ है। अब ये दूसरा प्रश्न होता है, अगर पंजी दू में दर्ज नहीं हुआ है और ना ही ऑनलाइन हुआ है, मगर अन्य व्यक्ति के द्वारा 1953 का हुक्मनामा दिखाकर ऑनलाइन पंजी दू में दर्ज कर दिया गया है, क्या यह सही है? ये सही नहीं है। तो ये गलती है जो जमींदार ने फॉर्म M बनवाया, और फॉर्म M बनवाने का आप कहते हैं 55-56, ठीक है, फॉर्म M बना 55-56 में। जब जमींदार का फॉर्म M बना, जमींदारी जब चला गया, तो जमींदारी जाने पर जमींदार ने अपना रिटर्न जमाबंदी दिया हुआ, और रिटर्न जमाबंदी में उसने लिखा होगा कि इसको हम अपने खुद रख लिए, या अपने परिवार के किसी नाम व्यक्ति के नाम से उसने बंदोबस्ती कर दिया होगा, या खुद रख लिया हो। तो अगर उसी के कब्जा में रहा तब तो फॉर्म M उसके नाम में बना। तब 1953 में हुक्मनामा देने वाला जो कागज़ बनाया गया है और हुक्मनामा दिखाया गया है, वो हुक्मनामा डाउटफुल होता है, और वो व्यक्ति जो है वो ज़्यादा चालाक लगता है, हुक्मनामा दिखाकर ऑनलाइन पंजी दू में दर्ज करा लिया है, तो वो सही नहीं है। तो इसके लिए अब विवाद खड़ा करना होगा, और ये विवाद खड़ा होगा, उसका जो पंजी दू में नाम दर्ज हुआ है उसको कैंसिल कराने के लिए वो एडिशनल कलेक्टर के यहाँ म्यूटेशन एक्ट में दरख्वास्त दिया जाएगा कि नाजायज़ तरीके से वो रजिस्टर 2 में अपना नाम दर्ज करा दिया है, यानी कि जमाबंदी कायम करा दिया। तो जो ज़मींदार के नाम से फॉर्म M बना और उसका अगर बाल बच्चा, उसका उत्तराधिकारी जो भी है और वो ज़मीन के कब्जा दखल में है, तो उसको अधिकार है जाने का, और उसको खुद फॉर्म M के आधार पर अपना नाम जमाबंदी में दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त देना चाहिए, और पुराना बकाया जो भी लगान हो वो सब लगान चुकता करना चाहिए। अगर सरकार द्वारा पुराना बकाया लगान चुकता हो जाता है, ले लिया जाता है, तो उसका पक्का हो जाएगा और उसको कोई चिंता की बात नहीं।
तो अगर आप ज़मींदार के तरफ से राय लेते हैं या आप ज़मींदार के परिवार के हैं या उस ज़मींदार से आप खरीदना चाहते हैं, किसी भी स्थिति में आप क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं ये तो नहीं लिखे हैं, तो ऐसी स्थिति में मेरी राय है कि जो ज़मींदार के नाम से फॉर्म एम बना वो ज़मींदार का चीज़ उस समय पक्का था, और फॉर्म एम बना तो फॉर्म एम में जितना लगान लिखा हुआ है उसका रिकॉर्ड निकाल के दिखिएगा, लगान निर्धारण केस का रिकॉर्ड भी होता है, और उस रिकॉर्ड में ऑर्डर शीट में लिखा हुआ होगा, ऑर्डर में लिखा हुआ होगा कैसे रेट से लगान निर्धारण हुआ, किसके नाम से हुआ और क्या कारण से निर्धारण हुआ। तो अगर 56 में लगान निर्धारण हो गया तो 53 का हुक्मनामा बोगस प्रमाणित हो जाता है, इसलिए कि अगर 53 में किसी दूसरे को हुक्मनामा दे दिया था तो 56 की रिटर्न जमाबंदी में उसको जिसको हुक्मनामा वाले व्यक्ति का नाम होना चाहिए। अगर उसका नाम होगा तो 56 में रेंट रोल इसके बनवे नहीं करेगा फॉर्म में, उसमें भी इंक्वायरी होता है, गवाही होता है, और जाँच पड़ताल के बाद वो ऑर्डर पास होता है रेवेन्यू अफसर का, तब फॉर्म में बनता है। इसलिए वो सब देखना रिकॉर्ड से ज़रूरी है, तो वहाँ पर स्थानीय वकील से आपको सहायता लेना पड़ेगा, और नहीं तो सारा रिकॉर्ड का नकल ले करके फिर आपको मेरे पास आना पड़ेगा। तो ये अभी पहला जो प्रश्न आपका है उसके हिसाब से जिस ज़मींदार का फॉर्म एम में नाम है उस ज़मींदार का वो रईती माना जाएगा, ज़मीन हो गया, बशर्ते कि उस ज़मींदार के द्वारा लगान का भुगतान कर दिया गया। अगर अभी तक भुगतान नहीं किया गया है फिर भी उसको रईती माना जाएगा, तो सरकार को अभी भी भुगतान किया जा सकता है और उसका कारण दे दिया जा सकता है, और किसी कारण के वजह से वो भुगतान नहीं किया या उसका देहांत हो गया, उसके उत्तराधिकारी को मालूम नहीं था, या कागज़ मिसप्लेस हो गया, कोई भी कारण, या बाहर चले गए थे, या और कोई भी कारण हो सकता है, कि उचित कारण दे करके डिले का आप दरख्वास्त दे सकते हैं कि हम पुराना बकाया जो भी मालूमदारी है देने के लिए तैयार। तो ये कौन करेगा? जिसके नाम से फॉर्म एम बना, अगर वो जीवित है तो वो करेगा, अगर वो जीवित नहीं तो जो उसका उत्तराधिकारी है, बेटा बेटी, पोता पोती, नाती नातनी, जो भी उत्तराधिकारी कानून के अंदर है वो उसका कर सकता है। इसलिए जो व्यक्ति 53 का हुक्मनामा दिखाता है और उसका पंजी 2 में नाम है, तो वह पूछते हैं वो सही है, वो सही नहीं है, वो गलत है। उसको गलत साबित करने के लिए उसका जमाबंदी को कैंसिल करने के लिए आवेदन देना पड़ेगा, और वो आवेदन कौन देगा? तो ही जिसका फॉर्म एम में नाम है ज़मींदार, वो स्वयं या उसका जो भी उत्तराधिकारी है उसकी ओर से देगा। अब उसके बाद आगे लिखते हैं, रेंट रोल फॉर्म एम भी आज तक मैनुअल पंजी में दर्ज नहीं है और ऑनलाइन नहीं हुआ है। तो रेंट रोल अगर ऑनलाइन नहीं हुआ है तो वहाँ सीओ ऑफिस में जाके पता लगाइए, सर्किल ऑफिस में, कि ऑनलाइन क्यों नहीं हुआ है, उसका कारण बताएगा। या आप राइट टू इन्फॉर्मेशन में सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप पूछ सकते हैं। और अगर फॉर्म एम बना हुआ है उसका नकल आपके पास है तो मैनुअल रजिस्टर में दर्ज नहीं है तो ये आपकी कोई गलती नहीं, आपके पास अगर उसका नकल है या ओरिजिनल फॉर्म एम है तो वो सफिशिएंट, आप दिखा करके फिर पंजी में उसको रजिस्टर में दर्ज करवा सकते हैं। तो ये सब जा करके वहाँ मिल करके करना हो। और अन्य व्यक्तियों के द्वारा तरह तरह का हुक्मनामा एवं दूसरे व्यक्तियों के द्वारा रजिस्टर किया हुआ डीड दिखाता है और सभी अवैध कब्जा में है। इस संबंध में सही जानकारी एवं सटीक कानूनी प्रक्रिया बनाने की कृपा करें। सर धन्यवाद, मैं रांची झारखंड से हूँ। देखिए, आप ये नहीं बता रहे हैं कि आप किस हैसियत से, आप एक आम नागरिक हैं, आप तो खुद नहीं लिखे कि हमारा ही परिवार का है, हम जमींदार हैं और हमारे नाम में रेंट रोल है, या हमारे पूर्वज के नाम। तो आप कौन व्यक्ति हैं? आप बाहरी व्यक्ति हैं, आपको इससे क्या मतलब? या आप कानूनी व्यवसाय करते हैं तो कानूनी प्रक्रिया जानते हैं, आप किसी के पैरवीकार हैं, किस हैसियत से आपको? तो इसलिए बताने में आपको क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, ये ही दुविधा होती है। तो क्लियर कट आपका अपना उद्देश्य ही, हम बराबर कहते हैं जब इतना लंबा चौड़ा प्रश्न भेजते हैं, और ठीक है आपने टाइप करके लिख करके बढ़िया से भेजा है, इसलिए व्हाट्सएप से नकल भी हम निकाल लिए और निकाल कर पढ़ने में सुविधा है। बहुत लोग तो ऐसा भेजते हैं जो पढ़ने में बनता ही नहीं है, और बराबर हम अनुरोध करते हैं कि बड़ा प्रश्न नहीं भेजिए और साफ साफ लिख करके नहीं, टाइप करके भेजिए। फ़ोटो करके जो भेजते हैं उसका नहीं पढ़ा जाता है, दिक्कत होता है। तो आपने टाइप करके भेजा है, साफ भेजा है, सही है, लेकिन आप किसके तरफ से चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं ये पता नहीं चलता, और आपका इसमें क्या लोकस स्टैंडी है, आपका क्या इसमें अधिकार है, आप कैसे इसको अपना अधिकार जताते हैं, आपको इससे क्या परेशानी है।
ये आप जानना चाहते हैं हम, तो उस हिसाब से आपको उपाय बता देंगे। अगर ऐसे आप जनरल रूप में पूछते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर सेल डीड करा लिया, उसका कब्जा भी है, तो अब आपको सिवा टाइटल सूट के और कोई उपाय नहीं। तो पहले कानून था कि कलेक्टर को, जब एडिशनल कलेक्टर जमाबंदी रद्द करेगा तो जायज व्यक्ति का, जिसका जायज जमाबंदी है होना चाहिए, उसको कब्जा भी दिला देगा। वो पावर को पटना हाई कोर्ट ने म्यूटेशन एक्ट में कैंसिल कर दिया है कि कब्जा का पावर सिर्फ सिविल कोर्ट को है, एडिशनल कलेक्टर कब्जा नहीं दिला जा सकता। तो ये हाल फिलहाल का जजमेंट है 2-4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर। तो इसलिए अब एडिशनल कलेक्टर के कोर्ट से या रेवेन्यू कोर्ट से उसको कब्जा नहीं मिलेगा। अगर जो व्यक्ति का टाइटल है और कब्जा वो लेना चाहता है तो सिविल कोर्ट से ही कब्जा मिलेगा, तब फिर टाइटल सूट में आपको आना पड़ेगा। तो उसके लिए रेमेडी है कि जो जो हुक्मनामा बनाया और जो जो सेल डीड बनाया वो सबको इलीगल करार करते हुए डिक्लेरेटरी सूट लाना होगा और रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए दखल दहानी लेने के लिए सिविल कोर्ट में टाइटल सूट करना होगा। अब इसके बाद का प्रश्न है, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, इसके पहले जो था चौरसिया का प्रश्न वो ले लेते। चौरसिया जी कहाँ से लिखते हैं, मिस्टर चौरसिया हैं, और कहाँ से लिखते हैं, क्या करते हैं नहीं पता चलता है, लेकिन उनका प्रश्न हम पढ़ते हैं चौरसिया जी का। चौरसिया जी लिखते हैं, सर CS खतियान में बकास कुंवर भगत है, तौजी नंबर 5076 में बहुत सारे जमींदार हैं, उसी में से एक जमींदार द्वारा कुछ जमीन हमें बंदोबस्त किए हैं, लेकिन RS सर्वे में कुछ जमीन का खतियान मेरे पूर्वज के नाम खुला, कुछ जमीन CS खतियान जो जमींदार के नाम खुला था उसी के बेटे के नाम RS खतियान खुल गया। वो लोग CS खतियान और RS खतियान दिखाकर टाइटल शो कर रहे हैं, तो उन लोग का जितना ज़मीन पर टाइटल शो कर रहे हैं उतना होगा, और आपको जो मिला है जितना ज़मीन, जितना आप बंदोबस्ती लिए हैं वो आपका सही है, उससे कोई घबराने की बात नहीं। और टाइटल शो कहाँ कर रहे हैं, रोड पर कर रहे हैं कि आपके घर पर आकर के शो कर रहे हैं, ये सब एक पर। अगर उन्होंने टाइटल का कोई मुकदमा किया है तो मुकदमा में बजाबता जवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर जैसा आपने कहा कि बकास है कुंवर भगत का, बहुत सारे ज़मींदार हैं, तो उसमें कुंवर भगत का भी तो कुछ शेयर होगा। तो अपने शेयर में जितना भी उन्होंने बंदोबस्ती किया वो देखना होगा कि अपने शेयर के अंदर ही आपको बंदोबस्ती किया है कि शेयर से ज़्यादा बंदोबस्ती किया। अगर शेयर के अंदर ही बंदोबस्ती किया है तो वही है। तो शेयर का बंटवारा कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब पता चलेगा। ज़मींदार लोग का जो बंटवारा होता था तौजी का, उसका कलेक्टेरिएट पार्टीशन होता था। तो कलेक्टर के कोर्ट में जो पार्टीशन का केस चलता था उसका नंबर पड़ता था, पार्टीशन सूट नंबर। कलेक्टर के यहाँ उसका रजिस्टर रहता था, सूट रजिस्टर। अभी कलेक्टर के यहाँ रिकॉर्ड रूम में जाइएगा, खोजिएगा पुराना रजिस्टर बंटवारा का, तो वो 56 के पहले का कोई साल का होगा। ज़मींदार का नाम पता कर लीजिए, मौजा का नाम, तौजी नंबर, ये सब पता करके वहाँ पता लगाइए, तो वो बंटवारा वाला अगर रिकॉर्ड मिल जाएगा तो केस से, उसमें ऑर्डर से और जजमेंट से या डिग्री से पता चल जाएगा कितना तौजी में किसका कितना शेयर था और कितना उस तौजी के अंदर ज़मीन किसके हिस्सा में है। तो ज़मीन का हिस्सा वो बंटवारा जो कलेक्ट्रेट पार्टीशन से हुआ उसी से पता चलेगा। बाकी रजिस्टर डी से पता चलेगा शेयर कितना था, खेवट से पता चलेगा कि कौन ज़मींदार था, किस तौजी का कौन ज़मींदार था। तो इसलिए आपको अगर कोई टाइटल का मामला आता है और टाइटल सूट चल रहा है या कर दिया है, तो टाइटल में सारा पता लगा करके स्थानीय अधिवक्ता से मिल करके आपको टाइटल सूट में, या तो आप मुदाले हैं तो जवाब देना होगा, और नहीं तो आपको टाइटल सूट में जाने की आवश्यकता पड़ गई, मुद्दई बन के आपको टाइटल क्लेम फाइल करना होगा। आप लिखते हैं आगे, कैसे पता चलेगा कौन ज़मींदार का कौन सा खाता प्लॉट की मिला था। रजिस्टर डी में बस ज़मींदार लोग का हिस्सा लिखा है, खाता प्लॉट नहीं है। प्लीज़ सर हेल्प कीजिए। हेल्प क्या करें, हेल्प आपको बता रहे हैं, आप जब बता ही रहे हैं कि बंटवारा का सबूत खोजना है, तो कलेक्टर के यहाँ पार्टीशन का जो सूट चलता था, कलेक्टिव बंटवारा उसको बोलते थे, कलेक्टिव बंटवारा का सूट रजिस्टर लीजिए, जिस मौजा का जिस तौजी का है ज़मींदार का नाम से पता कीजिए और उसका नकल लीजिए, तो पता चल जाएगा किस ज़मींदार को किस तौजी में कितना आना शेयर था, उस तौजी में बंटवारा हो गए, कितना ज़मीन मिला, कितना खाता प्लॉट का कितना एरिया मिला, उसी से पता चलेगा। उसी के हिसाब से आगे आप काम कीजिए।
लेकिन रजिस्टर डी में सिर्फ नाम रहता है और शेयर लिखा रहता है, और आपका खेबट में भी तौजी नंबर रहता है और जमींदार का नाम। तो उससे ही तो पता चल जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा कि आपके जो जिनसे आप लिया है कुंवर भगत वो जमींदार से। रजिस्टर डी और खेबट में उनका नाम है तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि वो जमींदार से। तो आपको जो बंदोबस्ती किए हैं वो बंदोबस्ती में उन्होंने लिखा होगा इस तौजी में हमारा कितना शेयर है, या हम अपने शेयर से अपने हिस्सा से करते हैं। तो बंदोबस्ती का कागज़ देखना होगा, कागज़ में क्या लिखा हुआ है ये पढ़ना होगा। तो अपने वकील से पढ़वाइए और दिखाइए। आगे फिर आप लिखते हैं हमारे जमाबंदी में केवल रकबा दिया हुआ है। तो जमाबंदी में जनरली रकबा ही रहता है, कोई भी खाता खसरा नहीं है। जमाबंदी भी फटी हुई है, कुछ ज़मीन का कागज़ मिल रहा है घर में, लेकिन कुछ ज़मीन का कागज़ नहीं है। उसमें एक ज़मीन बकास्त है, CS खतियान में बकास्त ठेकेदार अंकित है, लेकिन बगल वाले खसरा के चौहद्दी में मेरे परदादा का नाम है। तो इस स्थिति में क्या करूं? देखिए, अगर सचमुच में किसी प्लॉट का विवाद हो गया है तब उस पर छानबीन कीजिए। ऐसे तो आप लिखते हैं कि जमाबंदी में आपका रकबा दिया हुआ है, रकबा दिया हुआ है और खाता प्लॉट नंबर नहीं है। तो रसीद देखिए, रसीद आपका कट रहा है तो रसीद में खाता प्लॉट लिखा हुआ है कि नहीं। पहले कुछ रकबा ही रहता था और रसीद में खाता प्लॉट नंबर लिखने का निर्देश नहीं था, बाद में खाता प्लॉट नंबर लिखा जाने लगा। इसलिए रसीद में अगर है खाता प्लॉट नंबर तो जमाबंदी में नहीं है, तो अब काम चल जाएगा आपका। जमाबंदी नंबर अगर लिखा हुआ है रसीद पर तो उससे पता चलेगा। तो आप जमाबंदी नंबर में अगर आपका रजिस्टर 2 खोजिएगा और अपने जा कर के देखिएगा, उसका इंस्पेक्शन कीजिएगा या कर्मचारी से मिलके मांगिएगा या राइट टू इन्फॉर्मेशन में सूचना के अधिकार के अंदर मांगिएगा, देखिएगा उसमें है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप आवेदन CO के यहाँ दीजिएगा कि मेरा ये सब प्लॉट पर कब्जा है, इस तौजी में, इस जमाबंदी में हमारा इस खाता में इस प्लॉट में इतना एराजी है कि हमारा नाम अंकित करने का दे दिया है, तो वो आपका नाम अंकित कर देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के साथ विवाद खड़ा होता है, तो विवाद खड़ा होता है तो ये जो चौहद्दी में आपका नाम है परदादा का, तो इसका मतलब है वो ज़मीन आपने बंदोबस्ती लिया था ज़मींदार से और आपके कब्जा में चला रहा है, वो कब्जा का बहुत बड़ा प्रमाण है, चौहद्दी में दिया गया। तो इसको आप उसका नकल बजाबता लेके रख लीजिए और जब कोर्ट में मामला जाएगा तो आप दिखाइएगा, उससे आपको फायदा होगा। तो ऐसे में क्या करूं क्या जब अगर आपको मजबूरी है, आपके ज़मीन पर कोई दावा करता है कोर्ट में तो आप उसका जवाब दीजिएगा। अगर आपके ज़मीन पर जाने में कोई रोक करता है, ज़बरदस्ती करता है, मारपीट करता है या कब्जा कर दिया है तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो दोनों स्थिति में अगर आपको मुद्दई बन के जाना है तो सारा कागजात ले करके वकील से राय लेके मुद्दई बन के कोर्ट में जाइए। अगर आपका कागज सब सही है, खिलाफ पार्टी आप पर कोई गलत दावा करता है, कोई केस करता है, आपको मुदाले बनाता है, तो आप उसका जवाब दीजिए और उस समय भी आपके वो वकील के पास जाना पड़ेगा। तो सब मिला करके आपने जितना भी बताया, पहला ऊपर वाला प्रश्न मिला बताया उसमें आपका बंदोबस्ती है वो सही है, और दूसरा आपने जो बताया कि जमाबंदी में नाम है तो सही है, खाता प्लॉट नंबर नहीं लिखा हुआ, इसे घबराने की बात नहीं। कब्जा अगर आपका बरकरार है और रसीद अप टू डेट कट रहा है तो ठीक। अगर रसीद में दिक्कत हो रहा है, रसीद नहीं कट रहा है तो आप रसीद कटवाने का प्रयास कीजिए। तो आप अपना कब्जा बरकरार रखिए। अगर आपके कब्जा में कोई विघ्न बाधा डालता है तब कोर्ट के शरण में जाइए। अगर आपके जमाबंदी कोई कैंसिल कराना चाहता है तो उसके जवाब दीजिएगा। अगर दूसरा व्यक्ति नाजायज़ जमाबंदी आप ही के ज़मीन का कर लिया है, नाजायज़ जमाबंदी एक ही ज़मीन का पता चलता है कि आप ही की ज़मीन का करा लिया है, तो उसको कैंसिल करने के लिए एडिशनल कलेक्टर के यहाँ केस करना पड़ेगा। यही तो हो गया चौरसिया जी आपका। इसलिए आपका सवाल भी बहुत ज़्यादा सटीक नहीं है और मिला जुला सवाल है। उसके बाद एक सवाल है, लेकिन इनका नाम नहीं है व्हाट्सएप में, तो हम पढ़ लेते हैं सवाल।